तो कोई भी चीज़ सीखने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो चीज़ सीखनी क्यों चाहिए। जैसे अभी हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ये गोल गोल घूमने वाली चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि 90% मूवमेंट जो हो रहे हैं वो सारे रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन के जैसे ही होते हैं। जैसे मशीन्स में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे सर्कुलर मोशन के जैसे होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे नॉर्मल जैसे बिहेव करते हैं, जब वो रोटेट करने लगते हैं तब वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे ये गायरोस्कोप, अगर हम इसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये बैलेंस नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसे घुमाते हैं और फिर इसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है। फिर ये हम इसे वर्टिकली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसे हॉरिजॉन्टली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे घुमाने के बाद, तब भी ये बैलेंस हो जाता है। यहाँ तक कि ये रस्सी पर भी बैलेंस करने लगता है जब ये घूमता है। ऐसे कई एग्जांपल्स है, जैसे फ्लाई व्हील है या फिर ये साइकिल का चक्का, जो एक्चुअली में तो रस्सी से लटकना चाहिए था, पर अभी वो साइकिल रस्सी के आसपास घूम रहा है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। तो ऐसे सब बहुत अलग अलग चीज़ें होने लगती है जब चीज़ें रोटेट करने लगती है, इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। तो रोटेशनल मोशन पढ़ने के पहले हमें रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही मोशन को घूमना कहते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशंस नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो घूमती है वो सर्टन एक्सिस के अराउंड या किसी पोल के अराउंड घूमती है, राइट। तो ये जो एक्सिस है, ये जो पोल है जिसके अराउंड चीज़ें घूमेगी, वो एक्सिस, वो पोल, हम उसे रोटेशनल एक्सिस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा अर्थ है वो इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, राइट। तो ये जो एक्सिस है वो अर्थ के थ्रू पास हो रहा है, तो जो अर्थ जो घूम रहा है उसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। और यहाँ पर ये जो पोल है वो किसी भी सीट के बॉडी के थ्रू नहीं जा रहा है, और ये बॉडी इसके अराउंड घूम रही है, तो ये सीट्स जो मोशन करेंगी उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। यानी जब रोटेशनल एक्सिस बॉडी के थ्रू पास होता है और वो बॉडी मोशन करेगी, वो मोशन होगा रोटेशनल मोशन। और जब वो एक्सिस पास नहीं होगी और तब जब वो बॉडी घूमेगी तो वो मोशन होगा सर्कुलर मोशन। तो अभी हम रोटेशनल मोशन जो पढ़ने वाले हैं वो रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी के लिए पढ़ने वाले हैं। अब रिजिड बॉडी क्या होता है? ये वो बॉडी होता है जिनके अंदर के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, यानी वो हम उसे हम उसे तोड़ नहीं सकते या हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा तो कोई मटेरियल है नहीं जिसका हम शेप चेंज ना कर सकते हो। तो हम मेटल, वुड या कंक्रीट जैसे मटेरियल को रिजिड बॉडी कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें उनका फॉर्म, उनका शेप चेंज करना या उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, उसके ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं इन दो कीड़ों को यहाँ पर रखा है मैंने, और इन दोनों का पाथ में अगर ट्रेस करूँगा जब ये बॉडी घूमेगी तो सर्कुलर आता है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी घूमने लगी, तो ये रेड वाले कीड़े ने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये घूम के यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो कीड़ा था इसने यहाँ से पोजीशन स्टार्ट किया था, ये पूरा घूम के यहाँ पर आ गया, मतलब इसने भी पूरा से एक चक्कर लगा के अभी आगे निकल गया। तो ये क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों जो कीड़े ये सर्कुलर मोशन में जा रहे, सर्कुलर पार्ट ट्रेस कर रहे हैं, यानी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इन कीड़ों की पोजीशन चेंज कर लूँ, इसको यहाँ से यहाँ रख दूँ, इसको यहाँ से यहाँ कहीं पर भी रख दूँ, ये अब भी सर्कुलर मोशन करेंगे। यानी इस कीड़ों को मैं इस रोटेटिंग बॉडी पर कहीं पर भी रख दूँ तब भी वो रोटेशन सर्कुलर मोशन करेंगे। यानी इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। और अब हम इन लोग की एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चेक करते हैं, ठीक है। कि तो अभी अगर हम कोई भी दो पार्टिकल्स ऐसे कंसिडर कर रहे हैं जिनका सर्कुलर पाथ सेम है, तो उनका क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी भी सेम होगा। लेकिन अगर उनका सर्कुलर पाथ अलग अलग है, यानी अगर इसका देखो, ये पर्पल वाले लाइन पर, पर्पल वाले सर्कल पर है और ये मैंने पिंक वाले पर रखा है, तो इन लोग थोड़ा अलग सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेंगे। तो अभी हम लोग इनका लीनियर वेलोसिटी देख सकते हैं, जो ग्रीन एरो से इंडिकेट हो रहा है, ये छोटा ये बड़ा है, अलग अलग है। तो जब ये इसके साथ था यहाँ पर, तब इसका और इसका वेलोसिटी सेम था, देखो एरो का साइज सेम है लगभग लगभग।
तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा, वो लीनियर वेलोसिटी जो जिस पाथ पर वो घूम रहा है, उस पाथ पर आने वाले सारे पार्टिकल्स का सेम लीनियर वेलोसिटी होगा। और उस पाथ को छोड़कर कोई और पाथ है और उस पाथ पर कोई पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल जो लीनियर वेलोसिटी करेगा, वो लीनियर वेलोसिटी इस लीनियर वेलोसिटी से अलग होगी, हर बार अलग होगी। हमारे अब तक बहुत सारी चीजें घुमाई है, रोटेशनल मोशन किए होंगे। तो अभी हम लोग ये एक टॉय देखा होगा, ठीक है। तो इस टॉय को जब हम घुमाते थे तब वो एक ही जगह पर रुका रहता था और घूमता था, यानी प्योरली रोटेशनल मोशन करता था, लीनियर मोशन नहीं करता था। तो हम इसे घुमाने के लिए क्या करते थे? हम इसे घुमाने के लिए पहले इंडेक्स फिंगर यानी 1 नंबर वाली जो उंगली है और अंगूठे से पकड़ते थे और उसे दबाकर अंगूठे को सामने वाली डायरेक्शन में और एक पहली उंगली को पीछे वाली डायरेक्शन में खींचते थे, यानी कुछ ऐसा करते थे, राइट। एक ऐसा फोर्स लगता था और एक ऐसा फोर्स लगता था, तब वो एकदम प्योरली रोटेट हो जाता था एक ही जगह पर। तो यानी अगर हम किसी भी बॉडी को प्योरली रोटेशनल मोशन करना चाहते हैं, तो हमें उस पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले फोर्सेस लगाने होंगे, और वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। यानी अगर मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ पर ले लूँ इसके पास, तो भाई एक दूसरे को कट कर देंगे और भाई जीरो हो जाएंगे। या फिर मैं इसे यहाँ पर ले लूँ, या फिर मैं दोनों को सेंटर पे ले लूँ, तो क्या होगा भाई, एक दूसरे को कट कर लेंगे और जीरो कर देंगे एक दूसरे को, तो फिर घूमेगा ही नहीं, कुछ ही मोशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि कभी भी हमें कोई भी प्योरली रोटेशनल मोशन करना हो, तो हमें इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस लेने हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, और उसे लीनियरली नहीं लगाना है, क्योंकि अगर लीनियरली लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखने के लिए हमें पहले इनर्शिया क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक रेस्ट पे है ये ऑब्जेक्ट, और अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को और इसके मोशन को चेंज होने के लिए। तो उसके लिए वो भी एक फोर्स लगाएगा ताकि वो ये फोर्स बैलेंस हो जाए। वैसे ही अगर कोई बॉडी है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और इस बॉडी को मैं अगर रोकने की कोशिश करूँ और इस पर मैं फोर्स लगाऊँ, तो भी वो बॉडी कोशिश करेगी वो उसी मोशन में रहे। ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की कि कोई भी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करने की, अगर मोशन में कोई चेंज आ रहा है तो उसे रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसे इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, ये रेस्ट पे से चेंज नहीं हो रहा था, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है इसे हम इनर्शिया कहते हैं। और ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसका मास होता है। यानी यहाँ पर इसका जो मास रहेगा इस ऑब्जेक्ट का, वही इसका इनर्शिया है। यहाँ पर इसका जो मास रहेगा वही इसका इनर्शिया है, ठीक है। तो उसी तरह रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स में भी ये टेंडेंसी होती है। कभी कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक रोटेट नहीं करने लगती। कभी पंखा ऑटोमेटिक घूमने लगता है, नहीं, उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। कभी व्हील, पहिए का व्हील चालू हो जाता है ऑटोमेटिक, नहीं, उसे इंजन की ज़रूरत पड़ती है, इंजन को पेट्रोल की। तो मतलब कुछ भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता, तो मतलब उन लोग रेजिस्ट करते हैं। वैसे ही अगर मतलब मैं यहाँ पर कोई फोर्स लगाता हूँ इसे रोटेट करने के लिए, तो ये बॉडी रेजिस्ट करेगी उस फोर्स को, ठीक है। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी रोटेट कर रही है और मैं इसे रुकाने की कोशिश करूँ और इस पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, तब भी ये बॉडी कोशिश करेगी कि वो रोटेट ही करती रहे। तो ये टेंडेंसी रोटेटिंग बॉडी की कि रोटेट ही करते रहना है अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, या फिर रोटेट नहीं करना है अगर हम रोटेट नहीं कर रहे थे, तो ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम लोग रोटेशनल इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और जानने के लिए हमें जानना होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक ये इरेगुलर सा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, इस एक्सिस के आजू बाजू में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और हमें इसका काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है। हमारे पास रोटेटिंग बॉडी का कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, हमें वो ढूंढना है। हम लोग के पास जो काइनेटिक एनर्जी है का फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर यूज हो सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे इसका डेरिवेशन ढूंढना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का। तो अभी हम लोग लेते हैं, ये एक फॉर्मूला हमें बहुत हेल्प करेगा इसमें। लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस इनटू एंगुलर वेलोसिटी।
ये फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, जो है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में काम आएगा। वैसे ही मैंने कहा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो ट्रांसलेशन मोशन का होता है उसका है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसका काइनेटिक एनर्जी है नहीं, लेकिन हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स का है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो कई सारे छोटे पार्टिकल से बना है, मतलब ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, वैसे बहुत सारे पार्टिकल है इसमें। ठीक है, इन सारे पार्टिकल से बना है ये ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका, यानी सारे जितने भी पार्टिकल्स है उन सब का काइनेटिक एनर्जी ढूंढता हूँ और फिर उनको ऐड कर दूंगा, तो मुझे इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वही करते हैं। तो पहले हम लोग ने इसका काइनेटिक एनर्जी ढूंढा। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू m1 यानी इस पार्टिकल का जितना मास होगा, इंटू v1 स्क्वायर यानी ये जिस लीनियर वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, जिस लीनियर वेलोसिटी से घूमेगा वो लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। वैसे ही सेकेंड ऑब्जेक्ट का कि हाफ इंटू m2, मतलब इस पार्टिकल का जितना मास होगा उतना इसका इंटू उसका लीनियर वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर जो वो लीनियर वेलोसिटी करेगा v2 स्क्वायर, मतलब वो v2 उसका स्क्वायर। वैसे इस पार्टिकल का भी आएगा E3 इक्वल्स टू हाफ m3 v3 स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर समझो टोटल कितने होंगे वो तो हमें पता नहीं, तो हम लोग ने मान लिया यहाँ पर n पार्टिकल्स है, टोटल n पार्टिकल्स का बना है ऑब्जेक्ट। तो फिर हम लोग लिख सकते भाई जो लास्ट वाला रहेगा उसका कुछ ऐसा आएगा काइनेटिक एनर्जी, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला नोट डाउन किया है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लीनियर वेलोसिटी है, तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये आएगा, हाफ है m1 है m1 है। v1 की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया r ओमेगा, तो v1 की जगह पर यहाँ पर आ गया r1 ओमेगा। ठीक है, और यहाँ वैसे ही E2 में देखो हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हाफ m2 v2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है, r2 ओमेगा। वैसे v3 की जगह पे r3 ओमेगा। यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई सबका रेडियस अलग है, क्योंकि भाई सब लोग अलग अलग डिस्टेंस पर है इस रोटेटिंग एक्सिस से, तो सबका रेडियस अलग होगा, लेकिन फिर सबका एंगुलर वेलोसिटी की सेम क्यों है, राइट। तो उसका रीज़न बताता हूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट पूरा, ये जो इरेगुलर सा ऑब्जेक्ट है, ये जब पूरा गोल घूमेगा, ठीक है, पूरा 360 घूम के वापस यहाँ पर आएगा, तब भी ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, वो भी पूरा घूम के यहाँ आएगा। ठीक है, और वैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट भी पूरा घूम के आएगा। यानी मैंने मान लिया कि भाई ये जो इरेगुलर सा ऑब्जेक्ट है ये 360 डिग्री घूमता है 1 सेकंड में, तो ये पार्टिकल भी 1 सेकंड में पूरा घूमेगा, ये पार्टिकल भी 1 सेकंड में घूमेगा, ये भी सारे एक सेकंड में पूरा 360 घूमेंगे। यानी क्या हुआ कि भाई इन लोग सेम एंगल सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, यानी इन सब का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो अभी हम लोग का मेन मोटो क्या है, हम लोग का तो मेन मोटो है भाई इसका काइनेटिक एनर्जी ढूंढना। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि भाई हम लोग पहले सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, तो फिर हमें इसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो भाई इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो जो हमें मिला था वो हमने यहाँ पर रख दिया। हमने सारे पार्टिकल्स के वो ढूंढे थे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। हाफ जो E1 का था हमारा हाफ m r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर, प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 mn जो टोटल जितना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई इसको हाफ, यहाँ पर भी हाफ है, 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 तो हम लोग हाफ कॉमन ले सकते हैं। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी सब में कॉमन है, तो हम लोग इधर ओमेगा स्क्वायर हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बीच में बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, ये बचा बीच में। तो अभी हमें पता है हम लोग इसको सबमिशन की साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये टोटल जो भी वो सबमिशन है किसका, दो क्वांटिटीज का, जिसमें से क्वांटिटी इसका स्क्वायर है, तो मतलब इस सब का सबमिशन है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हाफ यहाँ पर है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है, ये जो क्वांटिटी थी ब्रैकेट में वो ये हो गई सबमिशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर फ्रॉम 1 से n तक, मतलब ये 1 से लेके n तक का सबमिशन हो गया। ठीक है, तो
हमें यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिल गया। लेकिन अभी भी एक्चुअली में हमारा मोटो तो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना, तो इससे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ मिला नहीं है, तो कुछ और करते हैं। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन हाफ एम वी स्क्वायर, जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था। तो ये जो ट्रांसलेशन मोशन का फॉर्मूला है और ये है रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये दोनों कंपेरेबल है क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज है। ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का कंपेरेबल है इससे। तो भाई यहाँ पर है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्वांटिटी जो एम आई आर आई का स्क्वायर है सबमिशन, और ये एम, ये दोनों भी कंपेरेबल होने चाहिए, राइट। तो तो ये दोनों भी इक्वल हो, मतलब कंपेरेबल, सेम नहीं होंगे लेकिन ये वो भी सिमिलर क्वांटिटीज होगी, राइट। कि अगर यहाँ पर ये जो काम कर रहा है वेलोसिटी का, यहाँ पर ये वही काम कर रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पर एम जो काम कर रहा है वही काम ये क्वांटिटी भी करती होगी यहाँ पर, सही बात है। तो फिर हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करता है तो उसका इनर्शिया और उसका मास सेम होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों का क्वांटिटी का काम सेम है और ये क्वांटिटी इनर्शिया का काम करती है, तो ये क्वांटिटी भी तो इनर्शिया का काम करेगी, ठीक है। तो भाई ये हमारा मिल गया हमें इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अगर हमें ये इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन मिला तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और हमको कुछ ये मिलेगा, ई रोटेशनल हाफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल का इनर्शिया, ठीक है। ई रोटेशनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी इज हाफ इंटू रोटेशनल इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें देखने भाई कौन से फैक्टर्स है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए तो पहले हम लोग जो फॉर्मूला हमने ढूंढा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला देख के आप बोल सकते हो कि भाई अगर मैं मास में कोई चेंजेस करूँगा तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, या फिर मैं रेडियस में कोई चेंजेस करूँगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसका मैं मास डबल कर दूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। या फिर मुझे इसका रेडियस चेंज करना है, यानी हर पार्टिकल का डिस्टेंस रोटेटिंग एक्सिस से मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर दूंगा। तो बड़ा कर दूंगा तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर बड़ा करने पर भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। या फिर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज ही कर दूँ, सिलेंडर से मैं इसको क्यूबॉइड बना दूँ, तब भी इसका डिस्टेंस चेंज होगा सबसे। देखो ये पार्टिकल इतने डिस्टेंस पर है, ये थोड़े कम पर है, मतलब सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तब भी इसके मोमेंटम में फ़र्क पड़ेगा। तो हमें इसका एक पॉइंट मिल गया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास, शेप और साइज पर से बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं किसी इरेगुलर बॉडी को देखूँ तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे अफेक्ट होगा, भाई जिस हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब यहाँ पर देखो इस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मास है, यहाँ पर थोड़ा कम मास है, तो इस हिसाब से मास बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट होगा। तो सेकंड पॉइंट मिल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द रोटेटिंग एक्सिस, ठीक है। और फिर अभी तो हम लोग ने ये यहाँ पर डिस्टेंस चेंज करने के लिए पार्टिकल्स को हिलाया, यहाँ पर भी पार्टिकल्स को हिलाया, यहाँ पर भी पार्टिकल्स को हिलाया, मतलब चेंज किया जगह पर। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमें रेडियस चेंज करना है, तो हम लोग इसे रोटेटिंग एक्सिस को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा कोई क्यूब है, यहाँ पर इस एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट साइज शेप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं इसका रोटेशनल मोशन है इसमें चेंजेस करूँगा, तो मैंने इसको टिल्ट कर दिया। अभी टिल्ट करने के बाद अभी इसका रेडियस सब सब पार्टिकल से चेंज हो गया, तो वापस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज अफेक्ट होगा। या फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस रोटेटिंग एक्सिस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, कुछ ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, तब भी इसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट से चेंज हो जाएगा, तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें थर्ड पॉइंट मिल गया कि ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ रोटेटिंग एक्सिस। तो भाई ये तीन पॉइंट्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग और देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, वो बॉडी एक तो सेंटर, अगर उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है और वो रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और जिसके साइड में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
तो दोनों में डिफरेंस तो रहेगा, तो अब ज़्यादा कौन सा रहेगा कम कौन सा रहेगा ये हमें जानना है। तो यहाँ पर देखो, इसे मैं कंसिडर करता हूँ कि ये पूरा बॉडी नहीं है, इसे मैं कंसिडर करता हूँ ये एक छोटा रेक्टेंगल है और ये एक छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस रेक्टेंगल का मास यहाँ पर सिचुएटेड है, अज्यूम कर रहा हूँ सिचुएटेड है, और इसका यहाँ पर सिचुएटेड है, तो मास इनटू रेडियस के हिसाब से ये इसका रेडियस, मतलब हम लोग को मोमेंटम ढूंढना रहेगा, तो इसका मास यहाँ पर होगा और रेडियस इतना होगा, इसका मास यहाँ पर होगा छोटे वाले इस ट्रायंगल का रेक्टेंगल का, और इसका रेडियस इतना होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ इसको यहाँ तक ट्रांजिशन करने में हमने क्या किया, इस छोटे वाले रेक्टेंगल को यहाँ से निकाला और हमने इसे यहाँ फिट कर दिया, ठीक है। देखो इसे यहाँ पर निकाल के यहाँ लगाया तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये मिलने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ने देखा कि भाई छोटे वाले रेक्टेंगल का मास इधर है और इसका मास कुछ इधर तक आना चाहिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, लेकिन इसका तो बढ़ जाएगा क्योंकि इसका रेडियस बढ़ गया, ठीक है। दोनों में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस है वो रोटेटिंग एक्सिस से बढ़ गया, ठीक है। तो अब हमने देखा भाई, हमने जो इनर्शिया का ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने जब ये शेप कंसिडर किया था तभी हमने सारे पार्टिकल्स कंसिडर किए थे, राइट। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी ये रिजिड बॉडी है, ये सारी रिजिड बॉडी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मैटर होता है, मतलब एक कंटिन्यूस मैटर होता है, ऐसा तो नहीं भाई इधर एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल है। तो ये जब मैं पार्टिकल कंसिडर करता तो बीच में का बहुत सारा छोटा छोटा मास छूट जाता है। तो अगर हमारा जो छोटा छोटा मास छूट जा रहा है उसे भी हमें कंसिडर करना होगा, तो फिर वो सारे मास हम लोग छोटे ले लेते हैं, तो सारे छोटे छोटे मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सारे मास आ जाएंगे उसमें। तो इस मास को, जो हम लोग का इंडिविजुअल मास था, हम लोग ने बहुत छोटा कर दिया, बहुत बहुत छोटा। तो ये m है, वो m छोटा यानी dm बन जाएगा, डेल्टा m बोलते हैं जिसे हम लोग, तो ये dm बन जाएगा। तो अगर हम लोग को बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड करनी होती है तो हम लोग मैथ्स में क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम ही है कि छोटी छोटी चीज को इंटीग्रेट करें, नाम ही आ रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना। तो वो इंटीग्रेशन से हम इसको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो जो हमारा ये सबमिशन है वो सबमिशन बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कुछ ऐसे। अगर हम लोग इसको थोड़ा इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला। तो अगर कोई हमारा बॉडी है वो अगर ट्रांसलेशन मोशन करता है, तो वो ट्रांजिशन मोशन करे इसके लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, तो अगर हम उसे रोटेट कराएंगे, मतलब कोई बॉडी है अगर हम उसे रोटेट करा रहे हैं, तो उसे रोटेट कराने के लिए भी हमें कोई फोर्स लगेगा। अभी सिंस वो फोर्स से बॉडी रोटेट होगी, हम लोग ने उस फोर्स को अलग नाम दिया है जिसका नाम है टॉर्क, और हम लोग उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ये फोर्स से ये बॉडी मूव होता है, ट्रांसलेशन मोशन करता है, वैसे ही टॉर्क से कोई भी बॉडी रोटेट करता है, ठीक है। तो ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही टाउ का भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो फोर्स में जो मास है, हम लोग ने अभी बात किया कि जो मास होता है वो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो हम लोग लिख देंगे कि भाई अगर हम लोग मास यहाँ पर फोर्स के जगह टाउ लिखा है, तो मास की जगह पे हम लोग इनर्शिया लिख सकते हैं, रोटेशनल इनर्शिया। और वैसे ही यहाँ पर है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये लीनियर एक्सेलरेशन है। वैसे ही रोटेटिंग बॉडी में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों क्वांटिटी सिमिलर है, ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर है। और वैसे ही हम लोग दूसरे सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेशनल मोशन में अगर कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन में एंगल कवर हो रहा है, ठीक है। और अगर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी ओमेगा। और अगर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन है और तो फिर रोटेटिंग बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये तो हम लोग ने पहले ही देख लिया कि भाई ट्रांसलेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv², और रोटेशनल बॉडी का हम लोग ने खुद ही डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
हाँ, तो ट्रांजिशन मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वैसे ही रोटेटिंग बॉडी में होता है एंगुलर मोमेंटम, जो होता है मास का कंपेरेबल है इनर्शिया, और वेलोसिटी का कंपेरेबल, लीनियर वेलोसिटी का कंपेरेबल है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इनर्शिया इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अभी ये है फ्लाईव्हील। अभी हम लोग ये अप्लाई कहाँ पर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फ्लाईव्हील में अप्लाई करते हैं, फ्लाईव्हील जैसी चीज़ों पर। कि ये जो फ्लाईव्हील है, यहाँ पर देखो इधर बीच में कोई मास नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वो तो सपोर्ट करने के लिए रखा है, यहाँ पर बीच में कोई मास नहीं है और साइड में बहुत सारा मास एक साथ है। तो इससे क्या होगा कि भाई सारा मास बाहर की तरफ है, दूर है सेंटर ऑफ एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो जब ये रोटेट करेगी फिर उसके बाद इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, राइट। वैसे ही हम लोग ये ग्राइंडिंग व्हील में भी होता है। ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है कि जो भी है ये साइज इसका बहुत छोटा होता है और इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर था कि भाई मास ही दूर है, तो उस ऑटोमेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। यहाँ पर साइज छोटा है, इसके लिए इसका मास बहुत ज़्यादा है, मतलब ये देखो ये मास बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सिस से जब ये घूमेगा तो इसका मास ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये भी जब घूमेगा तब इसे भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, अगर ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने के अगर कारण इसे हम लोग रोकना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरह से इसे चालू करना, इसे रोटेट करना भी मुश्किल हो जाता है।